स्वागत है आप सभी लोगों का डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज को। तो आज हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम अपने बैक सीरीज में जाएंगे, जिसमें मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक को डिस्कस करी थी। अगर आप लोगों ने पिछले कुछ मेरे वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे थे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी क्या होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड आपको बताया था। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आप यहाँ पर एक बार इमेज में देख सकते हैं। आपको यहाँ पर देख के समझ में आएगा कि एक्चुअल में आज हमारा टॉपिक क्या है। इस बिल्डिंग को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये आपकी पार्लियामेंट की एक बिल्डिंग है जो कि दिल्ली में आपका लोकेटेड है। नाउ अभी इसकी नई बिल्डिंग भी बनी थी जिसमें इनॉग्रेशन वगैरह हुआ था, बहुत ज्यादा फंड वहां पे दिया गया था। तो ओवरऑल आपके माइंड में क्लियर हो रहा है व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडे सेशन। द टॉपिक इज यस यू ऑल आर राइट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका पार्लियामेंट। तो देखो, मैंने आपके साथ पार्लियामेंट जो टॉपिक है इसके बारे में कुछ सेशंस में बताया था। तो क्वेश्चन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ, देन हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए, एक्चुअल में जो पार्लियामेंट होता है हमारा, पार्लियामेंट में बेसिकली दो हाउसेज होते हैं। जो ये आपको पूरी बिल्डिंग दिख रही है ना, इसमें आपको दो हाउसेज दिखेंगे। एक हाउस को हम कहते हैं लोकसभा और दूसरे हाउस को हम लोग कहते हैं आपका राज्यसभा। तो जो हमारा लोकसभा है ये आपका लोअर हाउस होता है और जो राज्यसभा है आपका, ये आपका अपर हाउस होता है। तो जो लोकसभा होता है इसका जो हेड होता है वो होता है आपका स्पीकर, ठीक है। और जो राज्यसभा है इसका जो हेड होता है वो होता है आपका चेयरमैन। तो अभी आप लोग न्यूज में सुन रहे होंगे कि डेली आप लोग को न्यूज में देखने को मिल रहा होगा कि अलग अलग जगह पे लोकसभा असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के इलेक्शंस हमारे हो रहे हैं। तो लोकसभा जो हमारा हाउस है, यहाँ पर हमारे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मतलब जो भी मेंबर यहाँ पर बैठते हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। लेकिन जो हमारा राज्यसभा है इसके जो आपके इलेक्शन होते हैं ये आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। मतलब यहाँ पर आपके हम डायरेक्टली वोट देने नहीं जाते हैं, हमने जिनको इलेक्ट किया है लोकसभा में वो आपके राज्यसभा के पर्सन्स को चुनते हैं, जितने भी मेंबर्स वहां पर बैठते हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको बेसिक ध्यान रखना है। अब देखिए, जो यहाँ पर मेंबर्स बैठते हैं ना, ये अलग अलग जगह से आते हैं। आप मुझे बताइए इंडिया में कहाँ कहाँ से आएंगे? या तो वो आपके स्टेट से आते हैं, या फिर वो आपके यूनियन टेरिटरी से आते हैं, अदरवाइज दे आर नॉमिनेटेड, या फिर वो आपके क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। ये तीन जगह से ही वो मेंबर्स आके इस असेंबली में बैठते हैं। सिमिलरली राज्यसभा में भी जो होते हैं, कुछ आपके स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कुछ आपके यूनियन डायरेक्टर के होते हैं, और कुछ मेंबर यहाँ पर भी आपके क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो अब इसी पे बेस्ड एग्जाम्स में मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने प्रेजेंट में लोकसभा की सीट है इस पर्टिकुलर स्टेट से। आप ये ध्यान रखना, जितना लार्जेस्ट स्टेट्स होगा उसके लिए उतनी ही ज्यादा सीट्स आपकी जो है वो रिजर्व होती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे जो है सीट्स वो डिक्लेयर करी गई है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, देन आप धीरे धीरे आप आगे समझते जाएंगे। Who is responsible for regulating the debate and proceeding of विधानसभा? देखो, जैसा आपका सेंटर में पार्लियामेंट होता है, जैसा सेंटर में आपका पार्लियामेंट होता है, एंड इसमें आपके दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड अनदर वन इज राज्यसभा। सिमिलरली हमारा स्टेट में भी होता है, सेम फंक्शनिंग हमारी स्टेट में भी होती है। स्टेट में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेशन, ठीक है। आपको हिंदी में समझाती हूँ। एक होता है आपका विधानसभा, एक होता है आपका विधान परिषद। अब इसने आपसे क्या पूछा है? इसने आपसे पूछा है कि विधानसभा में, यानी कि जो लोअर हाउस है हमारे स्टेट का, उसमें डिबेट और प्रोसीडिंग जो होती है उसको कौन हेड करता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। स्पीकर करता है, चीफ मिनिस्टर करता है, डिप्टी स्पीकर करता है, या फिर गवर्नर करता है। अब इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपका स्टेट का गवर्नर होता है ये इक्वल होता है सेंटर के प्रेसिडेंट के, ठीक है। तो इट मीन्स कि सेंटर इन दी स्टेट एंड सेंटर इन दी सेंटर में प्रेसिडेंट, स्टेट में गवर्नर, ठीक है। स्पीकर के नीचे होता है आपका डिप्यूटी स्पीकर, यानी कि ये बॉडी आपकी सुप्रीम होगी। तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। चीफ मिनिस्टर की जगह पर प्राइम मिनिस्टर जैसे हमारे सेंटर में करते हैं, ऐसे ही हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो आपके स्टेट में करते हैं। तो एक ही ऑप्शन लेफ्ट हुआ, आइदर ओनली वन, दैट इज स्पीकर। तो स्पीकर जो है वो आपका हेड होता है विधानसभा का, ऐसे ही स्पीकर आपका हेड भी होता है लोकसभा का। तो ये दोनों ही आपकी लोअर बॉडीज हैं, ठीक है। विच इज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। As the head of speaker is responsible for maintaining ऑर्डर एंड डेकोरम। इसका बेसिकली काम ही यही होता है कि अपने उस पर्टिकुलर हाउस में डेकोरम को मेंटेन करके रखना ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस। कंप्लीट सेशन के टाइम पे ये सारा डेकोरम को मेंटेन करना, सब काम इसी का होता है। स्पीकर जो है ये ऑल्सो डिसाइड करता है हु गेट द स्पीक एंड हाउ लॉन्ग
एंड हैज पावर टू एडजर्न दी हाउस। स्पीकर के पास ही पावर होती है कि कब उसको सेशन को जो वो एंड करना है, बिकॉज स्पीकर इज द मॉनिटर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। जैसे स्कूल में हमारे क्लास के मॉनिटर होते हैं और आपके क्या होते हैं, टीचर होते हैं, एंड उसके ऊपर हमारे प्रिंसिपल होते हैं। तो वैसे ही आप यहाँ पर भी समझ सकते हो। तो इनका ही काम होता है सारा का सारा उस हाउस के अंदर डेकोरम को मेंटेन करना, कितनी देर तक वो सेशन चलेगा, कब तक चलेगा, ये सब इनके अंडर ही होता है। ठीक है। स्पीकर जो है ये इलेक्टेड होता है मेंबर ऑफ विधानसभा के द्वारा एंड होल्ड करता है अपनी उस पोजीशन को until the end of their term of until they resign and removed by the vote of no confidence। तब तक रहेगा जब तक या तो उसको रिमूव नहीं किया गया है या फिर उसके अगेंस्ट ऐसा कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, तब तक वो आपका रहता है। ठीक है। द डिप्यूटी स्पीकर जो है स्पीकर के जस्ट नीचे, स्पीकर के बाद जो अनदर पोस्ट होती है दैट इज डिप्यूटी स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर जो होता है, डिप्टी स्पीकर ऑन दी अदर हैंड असिस्ट द स्पीकर इन ड्यूटीज जितने भी प्रिजाइड ओवर द हाउस ऑफ असिस्टेंस ऑफ द स्पीकर। अगर फॉर एन एग्जांपल हाउस में स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पीरियड पे हमारा जो डिप्टी स्पीकर होता है ये उस सेशन को प्रिजाइड ओवर करता है। तो मतलब जब ये अवेलेबल नहीं है तभी अपना रोल प्ले करते हैं, अदरवाइज दे आर इन दी एब्सेंट मोड। ठीक है। जनरली हमारे जो सेशन को प्रोसीड करते हैं वो आपके स्पीकर ही करते हैं। ठीक है। चीफ मिनिस्टर जो होता है, किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो है वो आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच में होता है, यानी कि उसका काम है एग्जीक्यूशंस करना। ठीक है। वो लॉ को बनाने का काम नहीं करती है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका दो होती है हमारी। तो ये आपकी क्या है, इसका काम है लॉ को आपकी क्या करना, एग्जीक्यूट करना। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज और डिसीजन जितने भी होते हैं गवर्नमेंट के। एंड ये जो है ये आपके किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, ये आपके अपॉइंटेड होते हैं बाय द गवर्नर and are usually the leader of party of coalition with the majority in the विधानसभा। ये उसी पार्टी से जनरली होते हैं जो मेजोरिटी के साथ विधानसभा में या लोकसभा में एंटर करिए। बेसिकली ऑल द टाइम वही आपके हेड होते हैं। ठीक है। उन्हीं में से कोई एक बनता है। तो चीफ मिनिस्टर जो है ये अकाउंटेबल होते हैं विधानसभा के लिए एंड कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आप इसको ऑफिस से रिमूव नहीं कर सकते हो बाय द नो कॉन्फिडेंस के मोशन से, बिकॉज ये आपके इलेक्ट होकर आते हैं, उसमें से ही आपकी जो मेजोरिटी पार्टी इलेक्ट हुई है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी आपके बीजेपी और जितने भी नेशनल पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, इसमें जो इलेक्शन हो रहे हैं, अब इसमें जो पार्टी जीतेगी, फॉर एन एग्जाम्पल अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी के इसमें से ही कोई एक लीडर जो है वो आपका क्या बनेगा, वो आपका चीफ मिनिस्टर बनेगा, वही रिप्रेजेंटेटिव होगा उस हाउस के लिए। ठीक है। अब डेप्यूटी स्पीकर क्या होता है, ये इलेक्टेड होता है बाय द मेंबर ऑफ विधानसभा एंड ये असिस्ट करता है, ये एज एन असिस्टेंट वर्क करता है स्पीकर का उसकी पर्टिकुलर ड्यूटीज को करने के लिए। ये प्रिजाइड ओवर करता है हाउस को इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड हेल्प करता है कि पूरा मेंटेन रहे ऑर्डर और डेकोरम ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग। ठीक है। एंड गवर्नर मैंने आपको बताया, सेंटर में प्रेसिडेंट, स्टेट में गवर्नर। गवर्नर जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये बेसिकली आपके अपॉइंटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर। प्रेसिडेंट का भी टर्म यहाँ पर आपका 5 ईयर होता है और गवर्नर का भी यहाँ पर टर्म आपका कितना होता है, 5 ईयर होता है। ठीक है। ये ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट जो है हमारे, प्रेसिडेंट जो है ये हमारे इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनते हैं। सिमिलरली ये आपके अपॉइंटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। गवर्नर का जो रोल है वो लार्जली आपका होता है कि कैरेमोनियल होता है, बट दे डू नॉट हैव सम पावर रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को और अनदर मिनिस्टर जो होते हैं गिवन असिस्ट करते हैं बिल जो भी पास हुआ है आपका विधानसभा से। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लोकसभा वाज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन। कब पहली बार लोकसभा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, ये पूछा है। ऑप्शंस आप देखेंगे तो आपको दिया है, आपको आइडिया होगा अगर कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, उसके बाद ही हमारा लोकसभा का पहले इलेक्शन हुए थे। 20 अप्रैल 1951, 17 अप्रैल 1952, 18 जनवरी 1950 एंड 26 अप्रैल 1950। ये है हमारे ऑप्शंस। तो जो लोकसभा है ये बेसिकली आपका लोअर हाउस है इंडियन पार्लियामेंट का और रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया को। क्यों कहते हैं हम लोग पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से ही जाते हैं। तो पहली जो लोकसभा आपकी बनी थी वो आपकी बनी थी अप्रैल 17, 1952 को। एंड आफ्टर दैट फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है वो आपके कब हुए थे, 1951 से 52 में हुए थे। तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया की, ये आपका इसने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को कब, मैंने आपको समझाया था नवंबर 26, 1949 को। एंड कब से ये इफेक्ट में आया था, ये आपका इफेक्ट में आया था जनवरी 26, 1950 से। इसके बाद ही हमारे यहाँ पे एक न्यू एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुए थे वो आपके कब हुए थे, 1951 से लेके 52 में हुए थे।
and took some time to set up a Lok Sabha and other institution of the democracy. ठीक है, क्लियर है? लोक सभा इज द पीपल हाउस, लोअर हाउस बोलते हैं। फर्स्ट कब बना था आपको ध्यान रखना है, 17 अप्रैल 1952 को। एंड पहले जनरल इलेक्शंस कब हुए थे, 1951 से लेके 52 में हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए अब 1951 से लेके 52 में रिप्रेजेंट किया था, द ईयर वाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड। अब यहाँ पे जो सुकुमार सेन थे, ये आपके पहले चीफ इलेक्शन कमीशन बने थे, कमिश्नर बने थे जब मार्च 1950 में इलेक्शन हुए थे। तो इनका नाम भी पूछा गया है कि पहले कमिश्नर कौन थे इलेक्शन कमीशन के। तो उसके बाद आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आया था, जिसमें आउटलाइन में कंप्लीट ये प्रोसीजरिंग बताई गई थी कि कैसे इलेक्शंस होंगे, हाउस के, पार्लियामेंट के एंड हाउस ऑफ लेजिस्लेशन के किस तरह से होंगे। हर एक स्टेट पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट अ मंथ लेटर। उसके कुछ समय बाद ही हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो पास किया गया। आज भी हम लोग जो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, हम इसमें जितने भी रूल्स लिखे गए हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक कंसेप्ट होता है आपका मॉडल कोड कंडक्ट, जिसमें बेसिकली गाइडलाइंस होती है कि किसी भी पार्टी को कैसे वर्क करना है, क्या उसमें फंक्शनिंग है। ये आपका कैरीड आउट किया गया था इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल विच वर एडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949। तो 1950 में रिप्रेजेंट किया था, द ईयर वाज कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द इफेक्ट, 1950 में आया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कंट्री का हाईएस्ट लॉ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्रीज हाईएस्ट लॉ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। आपको मैंने बताया कि राज्यसभा में जो भी मेंबर्स आते हैं वो आपके कहां से आते हैं, स्टेट से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और कुछ आपके क्या होते हैं, मैंने आपको समझाया था, नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स को जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे आपके 12, 18, 20 या फिर 22। लेट्स सी क्या है इसका आंसर। तो पार्लियामेंट को हम लोग एक और नाम भी बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम लोग कहते हैं संसद। ठीक है, तो संसद जो है ये एक लेजिस्लेशन ऑफ यूनियन है। ठीक है, ये जो है आपका, इसमें इट हैज द प्रेसिडेंट। क्या क्या होता है इसमें, मैंने आपको समझाया है बहुत बार। एक इसमें संसद में आपको मिलेगा प्रेसिडेंट, जिसको हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। एक आपको मिलेगा लोकसभा, लोअर हाउस। एक आपको मिलेगा राज्यसभा, जो आपका अपर हाउस है। तो अपर हाउस को हम लोग क्या भी बोलते हैं, राज्यसभा भी बोलते हैं, या इसको हम लोग इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। एंड लोअर हाउस को, लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक बार आप राज्यसभा और लोकसभा में डिफरेंशिएशन देखिए। जो हमारी राज्यसभा है, इसमें जो मैक्सिमम मेंबर है वो कितने हैं, 250 हैं। अब ये 250 मेंबर्स कहाँ से आते हैं, देखो इसमें 12 जो है ये नॉमिनेटेड होते हैं आपके प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये अलग अलग फील्ड से होते हैं, जैसे कि आपको मैंने समझाया था कि कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि ये क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तभी आप बनोगे। आपने किसी भी फील्ड में एक्सेल किया है, अगर वो लिटरेचर का फील्ड है, साइंस का है, आर्ट्स का है, या फिर सोशल सर्विसेज का है। तो जैसे अभी नारायण मूर्ति का नाम आपने सुना होगा, वन ऑफ द वेरी फेमस लीडर जो भी हैं, उनकी वाइफ जो है सुधा मूर्ति, वो अभी राज्यसभा की मेंबर नॉमिनेट हुई है। क्यों हुई है, बिकॉज वो क्या करती हैं, आपकी लिटरेचर में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छी बुक्स वो लिखती हैं। तो रेस्ट जो 238 होते हैं अपार्ट फ्रॉम 12, तो ये नॉमिनेटेड हो गए। इसके अलावा जितने भी आपके 238 जो मेंबर बचे हैं, ये कहां से आएंगे, ये बेसिकली आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स के और कहां के, यूनियन टेरिटरी के। ठीक है, अब ऐसे ही राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है आपकी 550। अब इसमें 530 आपके स्टेट से आते हैं, 20 कहां से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और कुछ जो है आपके नॉमिनेटेड होते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर राज्यसभा में इलेक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कैसा होता है, ये डायरेक्टली बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, यानी कि हर किसी के पास वोट देने का राइट है। आप डायरेक्टली अपने मेंबर्स को, जिसको आपको चाहिए, आप वोट दे सकते हो। तो यहाँ पर लोकसभा में बेसिकली डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और राज्यसभा में आपके इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, जो कि हमने इलेक्ट करे हैं मेंबर्स, वो यहाँ पर आपके इलेक्ट करते हैं बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर्स को। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड %% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ स्टेट। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो आपका, जिसका बेसिकली काम क्या होता है, असिस्ट करना, सारी चीजों को बनाना, देखना कि क्या करना है, कैसे करना है, प्राइम मिनिस्टर को पूरा असिस्ट करना, ये इन्हीं का काम होता है। अब किसी भी असेंबली में इसने पूछा है कि जो काउंसिल ऑफ मेंबर है कितने होने चाहिए, कितने % से ज्यादा
नहीं जाने चाहिए उस असेंबली के। उस असेंबली का मतलब क्या है, असेंबली में यहाँ पर दो आ जाएंगी, एक आपकी कौन सी आ जाएगी लोकसभा, एक कौन सी आ जाएगी आपकी राज्यसभा। तो दोनों ही केस में कितने परसेंट से ज्यादा नहीं एक्सीड होना चाहिए। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 15, 20, 12 या फिर 10। आप सेलेक्ट करिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने परसेंट से ऊपर जो है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं जाने चाहिए। लेट्स सी। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर को भी इंक्लूड कर दीजिए, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जो है वो 15% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए टोटल मेंबर्स के। लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी भी स्टेट्स के हैं उसके 15% से ऊपर ये नहीं होते हैं। इनका जो नंबर है कोई फिक्स नहीं है कि 30 होने चाहिए, 40 होने चाहिए, 50 होने चाहिए। यहाँ पर एक सिंपल क्राइटेरिया दिया है कि जितने भी मेंबर हैं उसका 15% से ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की ये फिक्स करी गई है एट 500 पे, और मिनिमम स्ट्रेंथ इसकी जो है वो कितनी होती है, 60 होती है। इतनी तो होनी चाहिए तभी वो असेंबली आपकी बनेगी। डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया, पॉपुलेशन ऑफ साइज पे। ऐसा नहीं है कि सब जगह पर फिक्स है, ये डिपेंड करता है। अगर आप यूपी को लेते हैं तो यूपी की जो पॉपुलेशन है और जो स्टेट है वो बहुत बड़ा है। अगर आप गोवा को लेते हैं तो गोवा तो स्टेट ही खुद में छोटा है, तो क्या यूपी और गोवा से सेम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे? नो। तो इसीलिए ये आपका डिपेंड करता है कि किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है। कुछ स्टेट जैसे हो गए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा हो गए, इनके पास मिनिमम नंबर ऑफ फिक्स्ड है 30, और कुछ केस में मिजोरम और नागालैंड के केस में ये 40 और 46 भी है। तो पार्लियामेंट जो है यहाँ पर एबॉलिश कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल और क्रिएटेड। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, या तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल को बना भी, एबॉलिश भी कर सकती है या उसको बना भी सकती है। ठीक है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की ये फिक्स्ड होती है, दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली के 1/3 जो है ये आपकी फिक्स रहती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ठीक है। चलिए, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में हम लोग कहते हैं विधान परिषद। ये आपका अपर हाउस है, इसको हम लोग हाउस ऑफ एल्डर के नाम से भी जानते हैं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विधानसभा। ये आपका लोअर हाउस होता है, ध्यान रखना। विधान परिषद इज अपर हाउस, विधानसभा इज लोअर हाउस, विच इज ऑल्सो नोन एज द पॉपुलर हाउस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जो प्रोविजन है आपके स्टेट लेजिस्लेशन में ये आपके गिवन है आर्टिकल नंबर 168 से लेके 212 तक, इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर दिए गए हैं। करेंटली अगर हम बात करें तो सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आपका बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी प्रेजेंट है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी प्रेजेंट है। ठीक है। दोनों हर एक स्टेट में नहीं है, अभी मात्र 6 स्टेट ऐसे हैं। तो एग्जाम में आता है कि कितने स्टेट में अभी प्रेजेंट है, तो कौन कौन से हैं आप स्टेट भी देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं है? बिकॉज बाकी स्टेट की पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि वहां पर दूसरा हाउस भी बनाया जा सके। ठीक है। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी हाउस को बना भी सकती है और किसी हाउस को डिसॉल्व भी कर सकती है। तो प्रेजेंट में जो हमारे टोटल है वो आपके 6 स्टेट में हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेशन प्रेजेंट है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये पूछ दिया है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ऑल्सो नोन एज क्या हम लोग बोलते हैं? बताइए। पार्लियामेंट बोलते हैं क्या, लोकसभा बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं या फिर विधानसभा बोलते हैं? पार्लियामेंट तो नहीं बोलते, इतना तो कर सकते हैं। अब लोकसभा बोलते हैं या फिर राज्यसभा बोलते हैं, इसके लिए आप काउंसिल ऑफ स्टेट को अभी मैंने जस्ट आपको बताया, आंसर करिए। तो लेजिस्लेशन ऑफ यूनियन जो है इसको हम लोग कहते हैं आपका पार्लियामेंट, जो कि आपका कंसिस्ट करती है प्रेसिडेंट और 2 हाउस को। तो काउंसिल ऑफ स्टेट कौन सा हाउस है आपका? राज्यसभा है। एंड हाउस ऑफ पीपल जो है वो कौन सा है आपका? लोकसभा है। हर एक हाउस जो है, दोनों हाउस जो है ये मीट करते हैं विद इन दी 6 मंथ ऑफ इस प्रीवियस सिटिंग। अपनी जो सिटिंग में बैठे थे उसके बाद ये 6 महीने में अपना एक ज्वाइंट सिटिंग करते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस कैन बी हेल्ड इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे दोनों हाउसेस रेडी नहीं है किसी बिल को एग्री करने में, तो उस केस में भी हमारा ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन दिया गया है, ज्वाइंट सिटिंग वहां पर भी करी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जब ज्वाइंट सिटिंग होती है ना, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो उस समय प्रिजाइड कौन करता है? प्रिजाइड का मतलब होता है कि ज्वाइंट सिटिंग के टाइम पे हमारे यहाँ पर हेड कौन होता है? तो बेसिकली तो लोकसभा का और राज्यसभा का अपना अपना हेड है ना। लोकसभा का हेड होता है आपका स्पीकर और राज्यसभा का हेड होता है आपका चेयरमैन। अब इन दी केस ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, जहां पर ज्वाइंट सिटिंग हो रही है, किसी बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट हुआ है दोनों हाउसेस में, तो क्या करा जाता है कि दोनों को ज्वाइंट सिटिंग एक साथ बिठा दिया जाता है, देन उसके बाद बहुमत के साथ उस बिल को पास किया जाता है। तो ज्वाइंट सिटिंग के टाइम पे जो प्रिजाइड करता है, जो हेड करता है, वो आपका कौन करता है? स्पीकर करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चेयरमैन नहीं करता है। बिकॉज चेयरमैन क्यों नहीं करता है? चेयरमैन जो है मैंने आपको समझाए थे,
जो हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं, इसीलिए ये हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, इसलिए ये कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब राज्यसभा मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि 250 मेंबर्स हैं, जिसमें 12 मेंबर्स आपको समझाया मैंने नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेशन जो है वो स्पेशल नॉलेजेस होनी चाहिए और प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज मच एज लेटर इन लिटरेचर या फिर साइंस, आर्ट या फिर सोशल सर्विसेज, किसी में भी। इलेक्शन जो है राज्यसभा के आपको मैंने बताया ये कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। जो भी आपके मेंबर्स होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, ये इलेक्टेड होते हैं आपके इलेक्टेड मेंबर के द्वारा of legislative assembly of the state in accordance with the system of proportional representation by the mean of single transferable vote। ठीक है, चलो अब जो लोकसभा है, लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है आपको मैंने समझाया, दैट इज 552। अभी प्रेजेंट में हमारा 552 है, वैसे बेसिकली 530 मेंबर यहाँ पे बैठ सकते हैं। अब इसमें जो स्टेट से आते हैं, रिप्रेजेंट स्टेट से करते हैं, 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं, 2 मेंबर जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से है, वो भी नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। हाउएवर जनवरी 2020 से जो आपका ये एंग्लो इंडियन मेंबर आपकी कम्युनिटी से रिजर्वेशन था, इसको जो है आपका पार्लियामेंट एबॉलिश कर दिया गया, ये ध्यान रखना, बाय दी 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो हमारे एग्जाम में ये भी आता है कि कौन से अमेंडमेंट से उसको हटाया गया है और किस चीज को हटाया गया है। तो ध्यान रखना है, जो आपका ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को ऐड करने वाला जो ये था, इसको आपका रिमूव कर दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट से? 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। ठीक है, चलिए अब पूछा है, देखिए अगला क्वेश्चन कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की। ठीक है, पार्लियामेंट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ रहा है कितनी है। ऑप्शन है आपके सामने 500, 590, 552 या फिर आपके 250। लोअर हाउस ध्यान रखना, लोअर हाउस है यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी। अगर यहीं पर ही वो आपका अपर हाउस लिखता तो इट मीन्स कि वहां पर मिनिमम रहते, क्योंकि जो कोई भी चीज अपर क्लास में होती है तो वहां पे आपके थोड़े नंबर कम होते हैं एज कंपेयर टू दी लोअर हाउस के। तो 500 है, 590 है या फिर 552 है या 250 है। चलिए देखते हैं। तो जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है इसको हम लोग कहते हैं ऑल्सो नोन एज दी लोकसभा, इसी को हम लोग कहते हैं लोकसभा। यहाँ पर जो है डायरेक्टली इलेक्शन होता है हाउस का इंडियन पार्लियामेंट में। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की ये आपकी फिक्स्ड है 552 मेंबर्स। ठीक है, तो टोटल 552 मेंबर्स में से 530 आपके इलेक्टेड होते हैं स्टेट से, 20 आपको मैंने बताया यूनियन टेरिटरी से, और 2 मेंबर्स जो है नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला कंसेप्ट हटा दिया गया है आफ्टर दी 2020 के बाद 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, The member of विधान परिषद आज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ डैश ईयर। अभी विधान परिषद क्या है अब आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ यहाँ पर। विधानसभा एक होता है आपका क्या, विधानसभा, और दूसरा क्या होता है विधान परिषद। तो विधानसभा जो है ये आपका स्टेट का लोअर हाउस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, तो जैसे हमारे सेंटर में ये होता है वैसे ही यहाँ पर होता है। तो इसका जो ईयर होता है वो आपका 5 ईयर तक होता है। ठीक है, अब ये जो है विधान परिषद ये आपका क्या है, ये आपका स्टेट का अपर हाउस है। ठीक है, तो जैसे हमारे सेंटर में अपर हाउस क्या है राज्यसभा, वैसे ही स्टेट में हमारा क्या है विधान परिषद। तो यहाँ पर राज्यसभा का टेन्योर होता है आपका 6 ईयर का। अब यहाँ पर आपको बताना है कि विधान परिषद का कितना होता है, 6 ईयर होता है, 4 ईयर होता है, 5 ईयर होता है या फिर 7 ईयर होता है। 7 ईयर तो किसी का नहीं होता, आप समझ सकते हैं, 4 ईयर भी नहीं हो सकता। अब आंसर या तो ए होगा आपका या फिर आपका 5 होगा। अगर आपको ये पता है कि यहाँ पर राज्यसभा के लिए कितने साल की मैक्सिमम एज चाहिए तो आप विधानसभा वाला आंसर कर सकते हैं कि कितने साल का यहाँ पर होता है विधान परिषद के लिए। तो यहाँ पर भी सेम आपका होता है 6 ईयर के लिए। जैसे वहां पर आपका राज्यसभा अपर हाउस है, ऐसे ही यहाँ पर विधान परिषद जो है वो आपका अपर हाउस है स्टेट लेजिस्लेशन का। इसको हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं। जो मेंबर हैं आपके विधान परिषद के ये इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली, ये भी ध्यान रखना है, बाय दी मेंबर्स के द्वारा। जैसे इसमें कौन आते हैं वोट करने के लिए, कोई आपके जो लोकल बॉडीज हो गई, टीचर्स हो गए, ग्रेजुएट हो गए और जितने भी अदर कुछ प्रोफेशनल्स हैं, ये सब आपके मिलके इलेक्ट करते हैं विधान परिषद के मेंबर्स को। ठीक है,
अब 5 ईयर का जो टर्म होता है ये किसका होता है आपका, लोकसभा का। एज वी ऑल नो, हम सबको पता है कि अभी यहाँ पर हमारे इलेक्शन चल रहे हैं, दिल्ली में भी होने हैं अभी आगे। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर नई गवर्नमेंट बनेगी, नए प्राइम मिनिस्टर हमारे इलेक्ट होंगे, जिसकी पार्टी जीतेगी वो मेजोरिटी के साथ आएगी, जिसकी पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होगी वो आपकी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे पार्लियामेंट के अंदर आपका एंटर करेगी। तो एक आपकी रूलिंग पार्टी होती है, एक आपकी अपोजिशन पार्टी होती है। तो रूलिंग पार्टी कोई भी लॉ कानून अगर बनाती है तो अपोजिशन पार्टी का वहां पे रोल रहता है कि वो इंटरफेयर करती है कि अगर जो लॉ जो है उसके द्वारा बनाया गया लॉ जो है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका, तो ये ध्यान रखना, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इज अपोजिशन पार्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। 5 ईयर ऑफ द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी सीट्स इन द लोकसभा आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। अब देखो लोकसभा में जो है कुछ सीट्स जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी रिजर्व करी गई हैं। मैंने आपके साथ लास्ट सेशन में आपको मैंने एक निमोनिक बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे सारे शेड्यूल्स को याद कर सकते हो। आपको मैंने एक निमोनिक्स बताया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आपको मैंने एक निमोनिक बताया था जिसमें आपको मैंने सारे शेड्यूल्स याद करने का तरीका बताया था कि कैसे आप याद कर सकते हो। अब पूछ रहा है हाउ मेनी सीट्स ऑफ लोकसभा रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर कितनी सीट्स रिजर्व हैं। अगर आपने मेरा ये वाला निमोनिक वाला ट्रिक देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि शेड्यूल ट्राइब के लिए कौन सा आपका शेड्यूल आता है, शेड्यूल यानी कि अनुच्छेद कौन सा आता है आपको बताना है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे सीट्स पूछी हैं तो 14 है या फिर 47 है या 51 है या फिर आपकी 61 है, देख लेते हैं। तो लोकसभा को कंसिडर करते हैं हम लोग एज अ लोअर हाउस। यहाँ पर जो है सीट रिजर्व करी गई है शेड्यूल कास्ट के लिए और ट्राइब के लिए। तो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं जो रिजर्व करी गई है शेड्यूल ट्राइब के लिए ये आपकी कितनी है, 41 है। तो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए ये इंक्रीज करी गई है फ्रॉम 41 से लेके 47। अभी हमारी 15th लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे इंक्रीज किया गया इसको। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है हाउस की ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितनी है, 552 है, जो मैंने आपको अभी समझाया था। तो 131 सीट्स जो है आउट ऑफ 543 लोकसभा सीट जो है वो रिजर्व है किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो 24% ऑफ ऑल सीट्स। तो 84 सीट्स जो है बेसिकली वो रिजर्व है आपके शेड्यूल कास्ट के लिए एंड 47 जो है वो रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए। एनीवन मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका कौन सा शेड्यूल है जो इन चीज से डील करता है, ठीक है। These number are changed by the Delimitation Commission of India based on the changes of population। देखो ऐसा नहीं है कि ये सीट जो है ये परमानेंटली फिक्स्ड हो गई है, ये भी आपकी चेंज करी जाती है। मैंने आपको समझाया था इन दी फर्स्ट डे ऑफ माय लेक्चर इज कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एक बार इंसर्ट कर दी गई वो परमानेंटली फिक्स हो गई। एवरीथिंग, हर एक चीज यहाँ पर चेंजेबल है। मैंने आपको समझाया था कि अमेंडमेंट की हेल्प से हम कुछ भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, या कोई कमीशन या कोई पर्टिकुलर बॉडी उसके ऊपर बैठी होती है जो इस काम को कर सकती है। तो जैसे यहाँ पर आपका है डिलिमिनेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपका नंबर ऑफ सीट्स को चेंज कर सकती है पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। बाय इलेक्शन ऑफ अप टू दी 530 मेंबर टू रिप्रेजेंट द स्टेट, अप टू दी 20 मेंबर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, यूनियन टेरिटरी को। 2 मेंबर जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हैं, जिसको मैंने आपको बताया था ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, जो कि अभी रिमूव कर दिया गया है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ये मैंने आपको समझाया था कि ये हमारा रिमूव कर दिया गया है। नाउ यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। मैं एक बार आपका रिकैप कर देती हूँ। पार्लियामेंट को हम लोग हिंदी में आपका कहते हैं दैट इज संसद, ठीक है। तो संसद में आपके 2 हाउसेज होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है आपका राज्यसभा। तो लोकसभा की मैक्सिमम सीट है आपकी 530, राज्यसभा की आपकी मैक्सिमम सीट है 250, ठीक है। अभी हमारे जो इलेक्शन हो रहे हैं किसके हो रहे हैं, लोकसभा के। लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं आपके, डायरेक्ट। राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं आपके, इनडायरेक्ट वे में होते हैं। तो लोकसभा का जो हेड होता है वो आपका कौन होता है, स्पीकर होता है, ठीक है। आपको समझाया था फर्स्ट स्पीकर कौन है, इसका जो हेड होता है उसको हम लोग कहते हैं चेयरमैन। अब ये चेयरमैन कौन होता है, हमारी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही यहाँ पे चेयरमैन हमारे होते हैं, ठीक है। इसका टेन्योर आपका रहता है 5 ईयर और इसका आपका रहता है कितना, 6 ईयर, ठीक है। ऐसे ही स्टेट में हम इसको कहते हैं, ये हमारा सेंटर है, स्टेट में हम इसको कहते हैं विधानसभा। नीचे वाली बॉडी को हम कहते हैं आपका विधानसभा और दूसरी बॉडी को हम कहते हैं आपका विधान परिषद, ठीक है। ये ध्यान रखना, दोनों को हम लोग क्या क्या नाम देते हैं, एक है आपकी विधानसभा, दूसरी हमारी विधान परिषद। तो विधानसभा यहाँ पर आपका डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, ठीक है, बिकॉज ये आपकी कौन सी बॉडी है, लोअर बॉडी है। यहाँ पर भी आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे।
सेम फंक्शनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इसके रिलेटेड जितने भी वो थे, आपको यहाँ पर ये भी बताया मैंने, ये कहाँ कहाँ से आएंगे आपको समझाया। स्टेट से आएंगे, यूनियन टेरिटरी से आएंगे, और आपके कौन होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको अभी समझाया विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, और एट द एंड में मैंने थोड़ा सा आपका रिकैप भी कर दिया। स्टिल आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक और वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।